नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जिसमें कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए और जितने भी प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये हमारा आज का पार्ट नंबर 25 है। इसके पहले मैंने 24 पार्ट आपके लिए बनाए हुए हैं, तो आप उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जा करके पहले उन पार्ट्स को ज़रूर देख लेना, क्योंकि सारे के सारे सवाल मैं इंपॉर्टेंट लेता हूं और ऐसे ही सवाल लेता हूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को देखें, समझें, प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी गणित कमज़ोर है तब तो आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जो मैं मेथड बताता हूँ उसमें कोई फार्मूला यूज़ नहीं होता है। बिना फार्मूला के पूरे सवालों को हम सॉल्व करते हैं। जहाँ बहुत ज़रूरी होगा वहीं यूज़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो पहला सवाल हमारा मेंसुरेशन का है। इसमें इसने बोला है कि एक बेलन का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसमें 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। उसमें एक गोलाकार गेंद डाली जाती है तो पानी का स्तर 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो गेंद का व्यास बताना है। व्यास का मतलब होता है डायामीटर और त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस। ठीक है, यहाँ पे बेलन यानी सिलेंडर जो है उसका व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस जो होता है वह व्यास का आधा होता है। ठीक है, तो उसका रेडियस यानी त्रिज्या जो हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, और उसकी हाइट यानी ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर दी गई है, और बोला गया है कि उसमें एक स्फेरिकल बॉल यानी कि गोलाकार गेंद डाली जाती है, तो पानी का जो लेवल है वो 0.5 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम की मदद से। देखो, यहाँ पे मान लो कि ये सिलेंडर हो गया। इस सिलेंडर में अगर मान लो कि सिलेंडर हो गया, इसका रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर, और मान लो कि यहाँ तक इसमें पानी भरा गया। ये आपका हिस्सा पूरा पानी से भरा हुआ है। इसमें मैं अगर एक गेंद इसमें डाल देता हूँ, मान लो कि यहाँ पे मैंने एक बॉल इसमें डाल दिया, तो जब बॉल डालेंगे तो पानी का लेवल कुछ बढ़ेगा, ये बॉल पूरी पूरी डूब जाएगी इसमें। ठीक है, बॉल जो है इसमें पूरी पूरी डूबी हुई है, तो जैसे ही बॉल इसमें डालेंगे पानी का लेवल कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है, आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं घर पे भी। तो पानी का जो लेवल बढ़ेगा वह क्या होगा? तो ये जो पानी का लेवल यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, यानी कि देखो पहले पानी का जो लेवल था यहाँ तक था, उसके बाद ये थोड़ा ऊपर उठ गया। ठीक है, तो ये जो पानी का लेवल उठा है ये किसकी वजह से उठा है? जब हमने उसमें बॉल को डाला है, गेंद को डाला है, तो जितना पानी जो है गेंद ने रिप्लेस किया है, हटाया है, वही पानी ऊपर उठ गया है। ठीक है, तो कितना सेंटीमीटर पानी उठा है? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिर्फ इतना जो एरिया जिसने का, रुकिए मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। तो जितना एरिया मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया, जितना एरिया इस बॉल ने रिप्लेस किया, यानी कि ये वाला जो पानी का हिस्सा है, यहाँ जितना पानी आया है, यही पानी, यही हिस्सा बराबर होगा इस गेंद के आयतन के, वॉल्यूम के। ठीक है, बस आपको इतना समझाना था। और ये जो पानी का लेवल उठेगा ये भी सिलिंड्रिकल शेप में ही उठेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी 0.5 सेंटीमीटर होगी, यानी 0.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का जो सिलेंडर होगा उसका आयतन इस गोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ। देखो, सिलेंडर यानी बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ मैंने पाई लिख लिया, और आर मतलब हमारा ये रेडियस। ठीक है, तो आर स्क्वायर का हो जाएगा 9 इंटू हाइट कितनी लेंगे? तो हाइट हम सिर्फ यही ये छोटे वाले बेलन की लेंगे, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। और 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2। 0.5 को मैं 5/10 लिखूँगा, और 5 दूनी का 10, यानी 1/2 हम लिख सकते हैं। तो हाइट मैंने यहाँ पे 1/2 ले लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो छोटा वाला बेलन बना हुआ है, जितना पानी उठा हुआ है, तो उसका जो वॉल्यूम यानी आयतन है वह इस गेंद के आयतन के बराबर होगा। तो ये गेंद क्या है? गोलाकार है, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या होता है? गेंद का त्रिज्या यानी रेडियस। तो हम लिखेंगे 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से आपका अब इसको सॉल्व करेंगे तो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओगे तो 3 इंटू 9 कितना होगा 27 अपॉन 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका क्यूब रूट निकालोगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27/8 टू दी पावर 1/3। और जब इसकी पावर 1/3 होती है, देखो 27 को हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 और 8 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको लिखोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 का पावर 3 है, इससे भी 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा खाली, तो 3/2, यानी कि इसका जो रेडियस आया 1.5 आया, यानी कि त्रिज्या 1.5 आ गई। लेकिन इसमें पूछा क्या है, गेंद का व्यास बताइए, यानी कि गेंद का डायमीटर बताइए। तो डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो हम डायमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, d इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा त्रिज्या, सॉरी डायमीटर यानी कि व्यास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा सवाल है, सिर्फ आपको इतना समझना था कि यहाँ पे जो पानी उठेगा ना, पानी का लेवल, और जो सिलेंड्रिकल शेप आएगा वही इस गेंद के आयतन के बराबर होगा। तो अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सीधा ये वाली लाइन लिख करके आंसर ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपका है चक्रवृद्धि ब्याज का। इसमें इसने बोला है कि 24,000 रुपये पर 2 वर्ष में 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवर्धित होता है। प्रिंसिपल यहाँ दिया गया है 24,000 रुपये, यानी मूलधन जो है 24,000 है, और आपका टाइम दिया गया है 2 साल, एंड रेट यानी कि दर जो है वह 25% की दी गई है। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लाइन मेथड से बताता हूँ। तो देखिए, और जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वह एनुअली कंपाउंड हो रहा है। कितने साल की, 2 साल की बात है। तो यहाँ पे मैंने 2 लाइन खींचा, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया। और देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो आपका नॉर्मल ब्याज लगता है उस ब्याज पर भी ब्याज देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 24,000 रुपये है और 25% का ब्याज लग रहा है। 25% का मतलब मैंने आपको बताया है क्या होता है 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, यानी 24,000 का 1/4 कितना होगा, 1/4 24,000 का अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 छक्के 24 है ना, यानी 6,000 रुपये इसका ब्याज लगा पहले साल, और फिर दूसरे साल भी 6,000 रुपये ब्याज लगा। लेकिन आपको ये भी मैंने बताया कि जब ब्याज पे ब्याज लगता है, जब ब्याज पे ब्याज लगे तो उस वहाँ क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहाँ हमने पहले तो मूलधन पे ब्याज निकाल लिया 6,000 और 6,000, लेकिन यहाँ फिर 6,000 पे भी हमें ब्याज देना पड़ेगा। कितना, 25%, और 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। तो 6,000 का अगर आप 1/4 निकालोगे तो कितना होगा 1,500 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,500 रुपये। अब आपको क्या, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि ब्याज बताना है खाली। ठीक है, तो सिंपली इसको जोड़ दो, तो 6,000 और 6,000 12, और फिर 1,500, 12,000 में अगर आप 1,500 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 13,500। 13,500 यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो 13,500 तो आपका ये क्या आ गया, ये आपका ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का। अगर यहाँ पे पूछता कि मिश्र धन यानी अमाउंट कितना होगा, तो 24,000 में 13,500 जोड़ देते तो 37,500 रुपये आपका मिश्र धन अमाउंट आ जाता है। ठीक है, आपसे अगर पूछता कि इसका सिंपल इंटरेस्ट खाली कितना होगा, तो ये 6,000 और 6,000 12,000 क्या होता सिंपल इंटरेस्ट। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा, तो ये जो नीचे 1,500 लिखा हुआ है यही उनके बीच का अंतर होता है। तो आप सिर्फ इतना अगर समझ गए तो कुछ भी इस क्वेश्चन में पूछे आप आराम से बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दिमाग में कैलकुलेट करके बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सकते हो। चलिए, अगर समझ में ना आया हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। मैं तीसरे क्वेश्चन पर चलता हूँ। तीसरा क्वेश्चन आपका, इसमें बोला है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। यदि आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। आयत मतलब होता है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का जो लेंथ है वह उसके ब्रेड्थ यानी चौड़ाई का 6 गुना है। ठीक है, चौड़ाई का 6 गुना है, यानी लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो है वह 6/1 का आ गया।
ठीक है। और उसका परिमाप यानी पेरीमीटर दिया है 56 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि आयत का जो परिमाप होता है वह क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप होता है। तो अगर मैं मान लूँ कि उसका लेंथ 6 यूनिट है और ब्रेड्थ जो है 1 यूनिट यानी चौड़ाई 1 यूनिट है, तो उसका जो परिमाप कितना हो जाएगा, तो 6 और 1 7 गुणे 2 कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे 6 प्लस 1 7 हो जाएगा और 7 गुणे 2 करोगे तो 14 हो जाएगा। तो 14 यूनिट उसका परिमाप हो गया। लेकिन क्वेश्चन में उसका परिमाप कितना दिया है, 56। तो 14 बराबर होगा 56 के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 14 चौके 56, 4 यूनिट के। तो अब इसका आप आराम से लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हो। तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 6 गुणे 4 बराबर 24 यूनिट, 24 मीटर। एंड उसकी चौड़ाई ब्रेड्थ जो हो जाएगी वह 1 इंटू 4 मतलब 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई 24 गुणे 4 अगर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ से कुछ भी पूछ सकता था, आप बस इतना आपने कर लिया तो आप वहाँ से निकाल सकते हो। काफ़ी आसान सवाल है, बिना पेन पेपर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है नेक्स्ट सवाल हमारा। इसमें बोला है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकी है, ठीक है। एक यहाँ पे ये दीवार है, इस दीवार पे एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी टिकी हुई है, यानी इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। और यह ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है। तो सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, यानी ये हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी दीवार एक सीढ़ी जो होगी एक दीवार से लगेगी, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी 10 मीटर की है और यह ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री है और ज़मीन के साथ जब भी कोई सीढ़ी अगर दीवार से लगेगी तो वह एक राइट एंगल बनाएगी, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 है और ये 30 है तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। और जब भी ऐसे ट्रायंगल आते हैं तो मैंने आपको बताया है कि 30 डिग्री के सामने का भुजा 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने का √3 यूनिट होता है और 90 डिग्री के सामने का 2 यूनिट होता है, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखो तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। तो आपका आंसर आ गया है कि ऊंचाई जो होगी, यही तो पूछा है ऊंचाई कितनी है सीढ़ी की, तो सीढ़ी बोल रहा हूँ, इस दीवार की ऊंचाई कितनी होगी। तो 1 यूनिट का मान 5 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि दीवार जो है, जो सीढ़ी है, सीढ़ी का जो निचला हिस्सा है, सबसे पीछे वाला हिस्सा, और दीवार के बीच की दूरी कितनी है, तो √3 × 5 कर देते तो आपका करेक्ट आंसर इससे भी आ जाता, ठीक है। यहाँ पे आप 1.732 × 5 कर देते तो डेसिमल में आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऊंचाई पूछा है कि सीढ़ी जो है दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगी। तो आप सिंपली यहाँ से 2 यूनिट का मान 10 दिया है तो 1 यूनिट का मान 5 निकाल लोगे, और 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई। यही आपका सही आंसर होगा। तो ये हमारा अब लास्ट सवाल देखते हैं क्या है, आखिरी सवाल। इसमें इसने पूछा है कि ए ने बी को एक मेज 20% लाभ पर बेची, बी ने वही मेज सी को 25% लाभ पर 750 रुपये में बेच दिया। ए ने कितने मेज खरीदने के लिए वास्तव में कितने रुपए अदा किए थे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ए ने x रुपये में वह मेज खरीदा था और ए ने 20% के लाभ पर बेचा था। तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह होता है 1/5 और यहाँ पे प्रॉफिट हो रही है तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट हो रही है तो कितना बन जाएगा फ्रैक्शन, 6/5 का। तो x ने बेचा इसको 6/5 रुपये में। अब b के लिए ये क्या हो जाएगा, अब b के लिए ये उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो b के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया और b ने उसको 25% के लाभ पे बेचा। तो 25% का जो प्रॉफिट होता है वह होता है +1/4 के।
25% का प्रॉफिट होता है +1/4 के बराबर। और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो क्या हो जाएगा 5/4, 4 में 1 जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा 5/4। तो अब यहाँ पे लिख लोगे जो इसके लिए सेलिंग प्राइस होगा, जो बी सी को बेचेगा तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वह 5/4 हो जाएगा। और क्वेश्चन में इसका मान दिया है 750, क्वेश्चन में इसका मान 750 दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 3 6, और फिर यहाँ से आप काटोगे तो 3 से 75 कितनी बार में जाएगा 25, यानी कि 250 आ जाएगा। और यहाँ x = क्या होगा 250 × 2, मतलब कि 250 × 2 कितना हो जाएगा 500। 500 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बिना कुछ फॉर्मूला वगैरह का इस्तेमाल किए आराम से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको फ्रैक्शन वैल्यू बदलने आना चाहिए। इसके लिए मैंने परसेंटेज का एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहां से जा करके बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।